ओके, आज हम क्लास 11th के एक न्यू चैप्टर लेके आए हैं जिस चैप्टर का नाम है ठोसों का यांत्रिक गुण, दैट मीन्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉलिड। हम इसमें बहुत सारे छोटे छोटे डेफिनेशंस, बहुत सारे छोटे छोटे फार्मूले, बहुत सारे छोटे छोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे और छोटे लेवल्स से लेकर के बड़े लेवल्स तक जाएंगे और इसमें बहुत बढ़िया बहुत इंटरेस्टेड आने वाला है इस चैप्टर में। समझ लीजिए कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मेरे देने से ऐसा इंटरेस्टेड चैप्टर बहुत शायद ही कभी मिलेगा। हमारे जीवन से बहुत सारी ऐसे वस्तुएं हैं जो रिलेट करती हैं, उन सारी वस्तुओं के बारे में पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। जैसे ब्रिज के नीचे वाला हिस्सा चौड़ा और ऊपर वाला हिस्सा कुछ पतला बनाया जाता है, क्यों? रेल की पटरियां आई आकार की बनाई जाती हैं, क्यों आई आकार की बनाई जाती हैं? आ रहा है मेरी बात समझ में? जितने भी पहिए होते हैं उन सभी पहियों के नीचे पहिए चौड़े बनाए जाते हैं, क्यों चौड़े बनाए जाते हैं? जितने भी ब्रिज होते हैं ब्रिजों का निचला वाला सिरा चौड़ा और बीच में पतला बनाया जाता है, क्यों नीचे वाला हिस्सा चौड़ा और बीच वाला हिस्सा पतला बनाया जाता है? ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे जिनका आंसर इसमें बड़ी आसानी से आप दे पाएंगे। आ रहा है मेरी बात समझ में? इसी चैप्टर में हम बात करेंगे कि रबर और प्लास्टिक में किसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, किसकी प्रत्यास्थता गुणांक ज़्यादा होती है, किसकी प्रत्यास्थता का गुण ज़्यादा होता है। इन सभी चीज़ों को हम पूरी डिटेल्स में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हम डेरिवेशन के थ्रू इसको प्रूफ भी करेंगे। सारी चीज़ें बड़ी इजीली इसमें पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम दोबारा से रख रहा है, इस चैप्टर का नाम है ठोसों का यांत्रिक गुण। इसके बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन समझ लेंगे। ठोसों के यांत्रिक गुण समझने से पहले हम थोड़ा सा पदार्थ की अवस्थाओं पे विचार करेंगे। हम जानते हैं पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, एक ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा नाम होता है गैस। दोबारा सुन लो, किसी भी पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, एक ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा क्या होती है? गैस। हम ये स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं। ठोस पदार्थ एक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके आयतन और आकार दोनों ही निश्चित होते हैं। द्रव कौन से पदार्थ होते हैं? तो द्रव यह एक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका आयतन तो निश्चित बट इनका आकार अनिश्चित होता है। और गैसों के बारे में हम स्टडी किए हैं कि यह एक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका आयतन भी अनिश्चित और आकार भी क्या होता है? अनिश्चित होता है। तो मेरे कहने का मीन सिर्फ ये है कि ठोसों के आयतन और आकार निश्चित होने के पीछे क्या रीजन्स हैं? द्रव के आयतन और आकार निश्चित न होने, द्रव के आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होने के पीछे क्या रीजन है? गैसों के आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होने के पीछे क्या रीजन है? आखिर क्यों ऐसे होते हैं कि ठोस के आयतन और आकार दोनों ही निश्चित होते हैं? तो इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद हम इसकी एक बड़ी इंटरनल चीज़ें पता लगाते हैं और हमें कुछ उसका संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि लग रहा है इनकी, जब इस एटॉमिक स्ट्रक्चर आप भी देखोगे ना तो आपको यही फील होगा कि ऐसा लगेगा कि जो ठोसों के एटम होते हैं ना वह एक दूसरे से अति तीव्र फोर्स से जुड़े होते हैं। द्रव में ऐसा नहीं होता है और गैसों में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। इनकी स्ट्रक्चर देखने के बाद शायद आपको क्लियर होगा। आप देखें, ये दोनों ठोस के एटम हैं। इन ठोस के एटम को देखने के बाद आपके दिमाग में क्या फील आएगा? आप गौर करना जरा। ये ठोस के ये सब एटम है। ये वाला जो एटम आपको दिख रहा है ये गैसों का, ये वाला है सॉलिड का एटम है, सॉलिड। ये भी क्या है? सॉलिड। ये क्या चीज़ है? गैस। और ये क्या चीज़ है? लिक्विड। तो इनका स्ट्रक्चर देखने के बाद क्या पता चल रहा है? इनके स्ट्रक्चर को देखने के बाद आपके दिमाग में यही फील आ रहा होगा, ये बिल्कुल फील आ रहा होगा कि जो इसके एटम हैं वह एक दूसरे से बड़े सघनता के साथ ऐसे जुड़े हैं इनके। बट इनका देखो थोड़ा सा बीच में गैप है, दूर दूर हैं। इनका देखो ये काफ़ी एक दूसरे से दूर दूर हैं, ये गैस के एटम। अब इनमें होता क्या है? इसकी इतनी बेहतरीन प्रॉपर्टीज है, आप ये सुन लो पहले। इसमें ये होता है कि अगर एक एटम के ऊपर ये दूसरा वाला एटम उपस्थित है ना तो ये नीचे वाला एटम इस ऊपर वाले को गिरने ही नहीं देगा। इसे इतनी तेज फोर्स से जकड़ के रखेगा कि ये एटम यहाँ से बह नहीं पाएंगे। या ये वाला देखो, ये एटम इस एटम को बांध के रखा है, ये एटम साइड में है बट इसको ये गिरने नहीं दे रहा है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। आप देखो ये वाला जो एटम है ये एटम को बांध के नहीं रखा है,
इनके बीच में फोर्स वीक है, गैप है, ये फौरन यहाँ से ये क्या होगा, गिर जाएगा। और जब ये यहाँ से गिरेगा, ये वाला जो एटम होगा, जब ये एटम यहाँ से गिरेगा तो गिरने के बाद यहाँ रुकेगा नहीं, ये सीधे बह जाएगा। और इनके बीच में तो फोर्स बिल्कुल भी वीक है, ऐसा लगता ही नहीं है ये एक दूसरे को पकड़ के कभी रखेंगे। ये एटम आएगा, इसके समीप आते ही फौरन यहाँ से इधर उधर अटरेंडम ये मोशन करता रहेगा। ये कभी भी एक दूसरे के साथ कुछ क्षण के लिए चिपकते भी नहीं है। इतनी वीक फोर्स इनके एटम के अंदर होती है, ये एक दूसरे को बांध नहीं सकते हैं। लेकिन इनकी संरचना देखने के बाद हमें ऐसा फील होता है कि एक दूसरे से अति तीव्र फोर्स से बंधे होते हैं। और इनके बीच में ऐसा फोर्स काम करता है, ऐसा फोर्स काम करता है, जैसे ये स्प्रिंग दिख रहा है ना, स्प्रिंग जैसे ये दो एटम को बांध के रखा है ना, सेम ऐसे ही ये भी दोनों एटम एक दूसरे से बंधे होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि सर एटम बंधे तो रहते हैं, ऐसा सुनने में आया एटम गति भी करते हैं, यानी जो एटम ये परमाणु होते हैं, जो अणु होते हैं, ये गति भी करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ठीक है, गति करते हैं तो ये कितने तरह की गति का अंजाम देते हैं? तो हम लोग को पढ़ने के बाद ये आंसर मिलेगा, ये 3 तरह की गति का अंजाम देते हैं। कितने तरह की गति का अंजाम देते हैं? 3 तरह की। पहला, ये कंपन भी करते हैं, फर्स्ट थिंग। और दूसरा, ये घूर्णन भी करते हैं। और तीसरा, ये सरल रेखीय गति भी करते हैं। इसमें बड़ा बढ़िया प्रश्न बनेगा। ठीक है, जब ये एटम 3 तरह की गति करते हैं, ये एटम चल सकते हैं, तो फिर ये एटम एक दूसरे को छोड़ के जाते क्यों नहीं है? क्यों ये एक दूसरे के साथ चिपके होते हैं? भाई ये एटम कंटिन्यू कभी भी विरामावस्था में रह ही नहीं सकते। तो प्रश्न ये है कि जब ये विरामावस्था में नहीं रह सकते तो एक दूसरे से क्यों जकड़े हुए हैं? क्यों नहीं जल के मॉलिक्यूल्स की तरह ये यहाँ से निकल के इधर चला जा रहा है, ये यहाँ से निकल के इधर चला जा रहा है? चला जाना चाहिए, ये नहीं जाता है। हालांकि इसके पास 3 तरह के मोशन है, ये कंटिन्यू अपना मोशन जारी रखता है, फिर भी ये एटम निकल के जाता क्यों नहीं है? तो आंसर मिलेगा, ये गति तो करता है, कंपन भी करता है, घूर्णन भी करता है, सरल रेखीय करता है। अब कहोगे 3 गति एक साथ कैसे कर लेगा? अब प्रश्न ये है, आप देखो ये कलम है तो ये ऐसे घूमता भी है, ऐसे घूर्णन करता है, ऐसे एक ही जगह पे ये ऐसे घूमता भी है इस तरह से, और घूमने के साथ साथ ये क्या करता है? ऐसे कंपन, ऐसे घूमता रहता है, ऐसे कंपन भी करता रहता है। भाई आप देखो, ऐसे घूम भी रहा है और घूमने के साथ ये ऐसे कंपन भी कर रहा है, और कंपन करने के साथ साथ ये ऐसा कंपन करते हुए ऐसे सीधे सरल रेखीय गति में क्या करता है? आगे भी बढ़ता है। तो देखो 3 तरह की गति एक ही साथ, ऐसे घूर्णन भी कर रहा है और अपने जगह पे ऐसे वाइब्रेट भी कर रहा है, और वाइब्रेट करने के साथ साथ ये ऐसे क्या कर रहा है? आगे भी बढ़ रहा है। क्या मेरी बात समझ में आया? तो ये एटम 3 तरह की गति का अंजाम देता है। अब प्रश्न क्या मिला, जब ये गति करता है तो एटम को छोड़ के जाता क्यों नहीं है? इसको छोड़ के चले जाना चाहिए। तो आंसर मिलेगा कि जैसे ये है कि अगर ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग के एटम को अगर आप खींच के यहाँ पे लाओगे तो इसकी शेप बदल जाएगी, और फिर कुछ देर के बाद ये स्प्रिंग खींच के अपनी शेप ऐसे बना लेगा। क्या हमारी बात समझ में आया? तो ये जब मोशन करता है तो इसकी शेप थोड़ा सा, अगर कोई एटम इधर साइड में खींच गया तो इसकी शेप हल्की सी बिगड़ जाएंगे, लेकिन कुछ देर बाद फिर से ये क्या होगा? भाई मैं बोला भी हूँ कि इनके बीच में जो फोर्स काम करता है ना, एज लाइक ए स्प्रिंग, स्प्रिंग के जैसा फोर्स होता है। जैसे स्प्रिंग 2 एटम को बांध के रखता है ना, कि एक एटम को ऐसे खींच दोगे तो ये एटम कुछ दूर आएगा, फिर स्प्रिंग बाद में उसको खींच के बैलेंस कर लेगा। ऐसे इन एटम के अंदर भी होता है कि इनके बीच फोर्स काम करता है, इनको खींचोगे तो शेप बदल जाएगा, लेकिन इनके बीच के जो फोर्स होता है ना, वह इतनी स्ट्रांग होता है कि पुनः खींच के अपनी शेप को ठीक कर लेगा। आ रहा है मेरी बात समझ में? इसलिए इनके आयतन और आकार दोनों ही क्या होते हैं? निश्चित होते हैं, क्योंकि ये एटम इस एटम को कहीं जाने नहीं देगा, तो इसका आकार निश्चित हो गया। अब इसका आयतन का मतलब समझ ही रहे हो, जब आकार निश्चित हो आयतन भी निश्चित।
तो जिसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है उसका नाम क्या होता है? ठोस होता है। अब प्रश्न ये है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स काम करता है उस फोर्स का कोई नाम होता होगा। हाँ, उस फोर्स का बिल्कुल एक नाम होता है। उस फोर्स का नाम होता है अंतर आणविक बल। क्या नाम होता है भाई? अंतर आणविक बल। ये अंतर आणविक बल। अब प्रश्न यह है कि अंतर आणविक बल क्या होता है? तो हम देखेंगे इसमें 2 एटम है और 2 से ज़्यादा भी हैं। तो 2 या 2 से अधिक अणुओं के बीच में जो भी फोर्स काम करता है, दोबारा सुनना मेरी बातें, मैं बोल रहा हूँ 2 या 2 से अधिक, ये 2 या 2 से अधिक, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 2 एटम है, सिर्फ 2 एटम के बीच में जो फोर्स काम करेगा वही इंटर एटॉमिक फोर्स है। नहीं, 2 से ज़्यादा एटम के बीच भी काम कर सकता है। तो मान लो यहाँ स्प्रिंग में तो सिर्फ 2 है, इन 2 एटम के अणुओं के बीच यानी 2 अणुओं के बीच में जो फोर्स काम करेगा वह भी इंटर एटॉमिक फोर्स अंतर आणविक बल है, और ये 2 से अधिक अणुओं के बीच में जो बल काम करता है वह भी अंतर आणविक बल है। तो अंतर आणविक बल का एक्चुअल परिभाषा होगा क्या? तो हम बोलेंगे 2 या 2 से अधिक अणुओं के बीच कार्य करने वाले बल को अंतर आणविक बल कहते हैं। अब प्रश्न ये है कि ये बल क्या आकर्षण ही होंगे कि प्रतिकर्षण होंगे? तो याद रखना, कभी कभी बहुविकल्पी क्वेश्चनों में पूछ देता है कि जो अंतर आणविक बल होता है वह विद्युत चुंबकीय बल होता है कि वैद्युत बल होता है कि आकर्षण बल होता है, कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है कि नाभिकीय बल होता है। याद रखना, कभी कभी बहुविकल्पी क्वेश्चन में ये आ जाता है कि जो अंतर आणविक बल होता है ये 4 ठो बल में से कौन सा होता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। क्या ये गुरुत्वाकर्षण बल होता है? क्या ये चुंबकीय बल होता है? क्या ये वैद्युत बल होता है? आ रहा है मेरी बात समझ में? क्या ये नाभिकीय बल होता है? इन चारों बलों में से कौन सा बल अंतर आणविक बल होता है? तो हम आंसर देंगे जो अंतर आणविक बल होता है ये इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है, वैद्युत बल होता है। क्या मेरी बात समझ में आया? जब भी आपको बहुविकल्पी क्वेश्चनों में मिले कि अंतर आणविक बल इन 4 बलों में से कौन सा होता है, तो आप बोलोगे अंतर आणविक बल एक तरह के वैद्युत बल होता है। क्या मेरी बात समझ में आया? तो ये सारी चीज़ें तो थोड़ी सी कॉमन सेंस वाली है। हम अब आगे की तरफ चलेंगे कि अंतर आणविक बल क्या होता है। तो मैंने आपको इस क्लास में पूरी तरह से डिफाइन कर दिया है कि 2 या 2 से अधिक अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या मैं बोल रहा हूँ गौर करना जरा। 2 या 2 से अधिक, 2 भी हो सकते हैं या 2 से अधिक भी अणु हो सकते हैं, इनके बीच में जो भी बल कार्य करता है उस बल को हम क्या कहते हैं? अंतर आणविक बल। क्या कहते हैं भाई? अंतर आणविक बल कहते हैं। ये बल आकर्षण भी हो सकते हैं, ये बल प्रतिकर्षण भी हो सकते हैं। तो आप परिभाषा बनाने को बना सकते हो यार। 2 या 2 से अधिक अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल को अंतर आणविक बल कहते हैं, या 2 या 2 से अधिक अणुओं के बीच कार्य करने वाले बल को अंतर आणविक बल कहते हैं। चाहे वो उनके बीच कोई भी फोर्स हो, अंतर आकर्षण हो या प्रतिकर्षण, मैटर नहीं करता। तो आप परिभाषा जो चाहे लिखना लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं 2 या 2 से अधिक अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल को अंतर आणविक बल कहते हैं। इसके मतलब कि जो भी ये एटम है इनके बीच में जो भी फोर्स काम करेगा वह अंतर आणविक बल होगा। और अंतर आणविक बल एक प्रकार का ये इलेक्ट्रिक बल भी होता है। इलेक्ट्रिक बल का मतलब वैद्युत बल भी होता है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जब भी आपसे कोई अंतर आणविक बल का परिभाषा पूछेगा तो आप इजीली बता सकते हो कि 2 या 2 से अधिक अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल को अंतर आणविक बल कहते हैं। अब अंतर आणविक बल को, ये अंतर आणविक बल कुछ चीज़ों पे निर्भर करता है यार। ये कमाल की चीज़ है अंतर आणविक बल। पता चलता है कभी अंतर आणविक बल प्रतिकर्षण हो जाता है, कभी यह अंतर आणविक बल आकर्षण हो जाता है, कभी यह अंतर आणविक बल 0 हो जाता है। अब प्रश्न ये है कि कब यह अंतर आणविक बल आकर्षण होता है,
कब ये अंतर आणविक बल प्रतिकर्षण होता है और कब ये अंतर आणविक बल 0 हो जाता है? भाई तीनों होता है, कभी आकर्षण हो गया, कभी प्रतिकर्षण हो गया, कभी 0 हुआ। तो ये चीज़ आप गौर करेंगे थोड़ा सा। हम वही पीछे वाले पे चलना है, इस पे आ रहे हैं, इस चीज़ को मैं इरेज कर रहा हूँ। ये चीज़ ओके। अब ये देख लो, थोड़ा सा इस फिगर पे गौर करना। मैं जिस बात को बोल रहा था, थोड़ा सा अपनी बातों पे वापस आ रहे हैं। मैं बोल रहा था जो ये अंतर आणविक बल होता है ना, अंतर आणविक बल, ये 3 कंडीशन में वर्क करने लगता है। कभी कभी ये 0 होता है और कभी कभी यही बल आकर्षण बल हो जाता है, और कभी कभी यही बल प्रतिकर्षण बल हो जाता है। प्रतिकर्षण। अब प्रश्न ये है कि कब ये बल 0 होता है, कब ये बल आकर्षण होता है, कब ये बल प्रतिकर्षण होता है। तो स्प्रिंग पे थोड़ा सा गौर करेंगे। ये एटम इस समय एक निश्चित दूरी पे स्थित है, इस पे गौर करना जरा। जो ये एटम है, ये वाला दिख रहा होगा, पीला वाला चीज है। जो ये एटम है इस समय ये एक निश्चित दूरी पर स्थित है। ये एक ऐसी दूरी है, इसका नाम अभी पढ़ेंगे अंतर आणविक दूरी। यह एक ऐसी दूरी होती है जिस दूरी पर किन्हीं 2 एटम के बीच लगने वाला बलों का रिजल्टेंट 0 हो। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच अब लगने वाला फोर्स क्या है? 0 है। तो इस दूरी का नाम पड़ता है अंतर आणविक दूरी, और इस अंतर आणविक दूरी को हम स्टार्टिंग में यहाँ लिखते हैं R0 से। किससे लिखते हैं बाबू? R0 से। अब देखना, अगर इस R0 दूरी से ये वाला खींच के आप देखना, ये स्प्रिंग है ना, अगर इस स्प्रिंग को ऐसे खींच के, मान लो हमको पता चल गया कि यहां से यहां तक की दूरी R0 है। अब मैंने क्या किया कि जो ये एटम है जो आपके सामने फिगर में दिख रहे हैं, इस एटम को मैंने खींच के यहां लाया और इस एटम को खींच के यहां ला दिया। तो अब पता चला, अब जो दूरी ये वाली मिली है, ये वाली जो दूरी है वह इस R0 से क्या है? बड़ा है। तो आप देखना, स्प्रिंग के जब एटम को खींच के आप ज़्यादा दूर कर दोगे और छोड़ोगे तो ये स्प्रिंग क्या करेगा? खींचेगा ना भाई। जब खींचेगा तो कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल। तो क्या पता चला कि जब 2 एटम के बीच की दूरी अंतर आणविक दूरी से ज़्यादा होगा तब ये फोर्स कैसा लगेगा? आकर्षण। कैसा फोर्स लगेगा बाबू? आकर्षण। क्या मेरी बात समझ में आया? भाई स्प्रिंग, ये दोनों एक दूसरे से R0 दूरी पर स्थित हैं, तो इस समय इन एटम के बीच में लगने वाला जो ये फोर्स है ये 0 है। अगर मैं इन एटम के बीच की दूरी बढ़ा दूं तो इतनी दूरी को हम R0 कह रहे हैं। अब मैंने खींच के इसकी दूरी बढ़ा दिया, तो इसका मतलब अब जो 2 ये एटम के बीच की दूरी, ये वाली जो दूरी मिली है, ये वाली जो दूरी मिली है, ये इस R0 से ये बड़ा हो गया ना। तो आप देखो स्प्रिंग ये लगा है, जब एटम को ऐसे खींच के छोड़ोगे तो स्प्रिंग क्या करेगा? फिर खींच के चिपकाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब 2 एटम के बीच की दूरी अंतर आणविक दूरी से ज़्यादा होगा तब अणुओं के बीच में कौन सा बल काम करेगा? आकर्षण बल। अब देखो क्या करेंगे,
अब हम इन अणुओं को खींच के ऐसे पास पास कर देंगे, ऐसे पास पास इतनी दूरी पे। तो आप देखना जब इस स्प्रिंग के एटम को ऐसे दबा दोगे, दबा के छोड़ोगे, तो फिर से वह क्या होगा, फैल जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आया कि जब इस स्प्रिंग को आप ऐसे दबा दोगे तो जो दो एटम के बीच की, दो अणुओं के बीच की जो दूरी ये मिलेगी r ना, वह r0 से छोटी होगी यार। और जब r0 से छोटी होगी तो स्प्रिंग क्या करता है, खींच के दूर कर देता है ना, अपनी पहले वाली अवस्था में लाता है। तो अब देखो जब इन एटम के बीच की दूरी कम हुई, यानी r0 से कम हुई, तो स्प्रिंग क्या हुआ, फैला, यानी इनके बीच में प्रतिकर्षण बल काम किया। तो अब इससे क्या पता चल रहा है कि जब दो अणुओं के बीच की दूरी अंतर आणविक दूरी से कम होगी, तब जो बल काम करेगा वो प्रतिकर्षण का बल होगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो क्लियर हुआ। दो अणुओं के बीच की दूरी को मैं किससे लिख रहा हूं, r से। इसका मतलब ये हुआ, और अंतर आणविक दूरी को r0 से लिखे। तो इससे हमें क्या निष्कर्ष निकला, हमें ये निष्कर्ष निकला कि जब दो अणुओं के बीच की दूरी ये r अगर अंतर आणविक दूरी के बराबर होगा तो अणुओं के बीच में लगने वाला बल 0 होगा। ठीक, अगर ये दो अणुओं के बीच की दूरी r अंतर आणविक दूरी से ज्यादा होगा तो इनके बीच में आकर्षण का बल लगेगा। किसका बल लगेगा, आकर्षण का। आकर्षण। अगर दो अणुओं के बीच की दूरी r, अगर ये r0 से छोटा होगा तो इनके बीच प्रतिकर्षण का बल लगेगा। किसका बल लगेगा, प्रतिकर्षण का। यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। ये वाला पॉइंट आपको याद रखने हैं, और इसी पॉइंट का यूज करके हम अंतर आणविक दूरी r और इनके बीच कार्य करने वाले अंतर आणविक आकर्षण बल F के बीच ग्राफ खींचेंगे। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो ये आपको अपने दिमाग में रखना है, कभी भूलना नहीं है। अब एनर्जी की दृष्टि से थोड़ा सा एटम को देखो। जब हम एनर्जी की दृष्टि से एटम को देखते हैं तो देखते हैं जो भी एटम होते हैं अपने ऊर्जा के मिनिमम स्टेट में रहना पसंद करते हैं। क्या हमारी बात समझ में आया? अपने ऊर्जा के निम्नतम अवस्था में रहने का प्रयास करते हैं, वह अपने ऊर्जा के निम्नतम अवस्था में रहते हैं। जैसे हमारे पास एक गुब्बारा है, उस गुब्बारा में हाइड्रोजन गैस भरी होती है, और हम जानते हैं हाइड्रोजन गैस की निम्नतम अवस्था पृथ्वी से ऊंचाई पे जाने पे मिलती है। तो आप हाइड्रोजन गैस भर के आप एक गुब्बारे में छोड़ना, देखना वो पृथ्वी पे नहीं रहेगा, वह अपने ऊर्जा के निम्नतम स्टेट उसे आकाश में मिलता है, तो वो गुब्बारा उड़ता हुआ आकाश में चला जाता है। आ रहा है मेरी बात समझ में? लेकिन वही अगर कोई कलम है, ये कलम हम जानते हैं यहाँ पे इस कलम की स्थितिज ऊर्जा है 10 जूल, यहाँ पे इस कलम की स्थितिज ऊर्जा है 5 जूल, यहाँ पे इस कलम की स्थितिज ऊर्जा है 1 जूल, और यहाँ पे इस कलम की, धरती पे इस कलम की स्थितिज ऊर्जा है 0 जूल। तो जब भी आप यहाँ से कलम को छोड़ोगे ना तो ये फौरन कहाँ पे चला आएगा, 0 वाले पे। आ रहा है मेरी बात समझ में? क्यों 0 पे आएगा? क्योंकि जो भी एटम होता है वह अपने ऊर्जा के सबसे न्यूनतम स्टेट में रहना पसंद करता है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? जैसे कोई व्यक्ति है, वह खूब तेजी से दौड़ रहा है तो वह धीरे धीरे चलना चाहेगा, और खूब धीरे धीरे चल रहा है तो वह रुकना चाहेगा, और रुक गया, अगर वह रुक के खड़ा हो गया तो बैठना चाहेगा, और बैठ गया तो सोना चाहेगा। यानी कोई भी इस दुनिया का हर एक मॉलिक्यूल्स अपने ऊर्जा के निम्नतम स्टेट में रहना पसंद करता है। ओके, ये सारी चीज़ें मेरे देखने से क्लियर हो गई होंगी। अब हम आएंगे अंतर आणविक आकर्षण बल को पढ़ने के बाद अंतर आणविक दूरी को समझेंगे, फिर इनके बीच ग्राफ को पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। अब यहाँ देखेंगे थोड़ा सा, हमने ये चीज़ें पढ़ लिया है। अंतर आणविक बल किसे कहते हैं? तो क्या बोलेंगे? दो या दो से अधिक अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल को अंतर आणविक बल कहते हैं। इसके बाद से देखेंगे हम क्या पढ़ेंगे। ओके, अब यहां देखोगे हम थोड़ा सा अंतर आणविक दूरी को डिफाइन करेंगे।
कहने का मीन सिर्फ ये है कि जो ये अंतर आणविक दूरी है, ये अंतर आणविक बल के लिए ग्राफ है। इस अंतर आणविक बल के ग्राफ के लिए हमें अंतर आणविक दूरी समझना जरूरी है, ये वाला। तो इसका क्या डेफिनेशन देंगे, यहां से देखते हैं हम। यहां पे आते हैं, इस पे देखेंगे कि ये 2 ठो एटम है, ये वाला, सॉरी थोड़ा सा मेरे को चेंज कर देना पड़ेगा, रेड डॉट। ये हमारे पास ये 2 एटम है। मैंने बोला कि ये 2 एटम इसमें एक ऐसी डिस्टेंस पर, एक ऐसी निश्चित दूरी पे स्थित है कि इनके बीच लगने वाला बल क्या है, 0 है। इनके बीच लगने वाला बल क्या है, 0 है। तो वह दूरी जिस पर किन्हीं 2 अणुओं के बीच लगने वाला बल 0 होता है, उस दूरी को हम क्या कहते हैं, अंतर आणविक दूरी। दोबारा सुन लो, यह एक ऐसी दूरी है, ये एक ऐसी दूरी है, ये जिस पर 2 अणुओं के बीच लगने वाला बल क्या होता है, 0 होता है। तो हम बोलेंगे वह दूरी जिस पर 2 अणुओं के बीच लगने वाला बल 0 होता है, उस दूरी का नाम हमने पढ़ रखा है अंतर आणविक दूरी। अंतर आणविक दूरी अभी फोर्स के टर्म में मैं डिफाइन किया हूं, अभी एनर्जी के टर्म में डिफाइन करेंगे। तो अंतर आणविक दूरी का अगर यहाँ पे आपको डेफिनेशन देना होगा तो क्लियरिटी आप डेफिनेशन दे सकते हैं। क्या डेफिनेशन देंगे, हम बोलेंगे कि ऐसे बोलेंगे, वह दूरी जिस पर किन्हीं 2 अणुओं के बीच लगने वाला बल 0 होता है, उसे अंतर आणविक दूरी कहते हैं। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R0 या R0 भी पढ़ते हैं, इसको इससे प्रदर्शित करते हैं। क्या परिभाषा देंगे अंतर आणविक दूरी का, हम सिंपल भाषा में परिभाषा देंगे कि वह दूरी जिस पर किन्हीं 2 अणुओं के बीच लगने वाला बल 0 होता है, उसे अंतर आणविक दूरी कहते हैं और इसे R0 से प्रदर्शित करते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि अगर किन्हीं 2 अणुओं के बीच की दूरी, ये 2 अणुओं के बीच की दूरी, मैंने क्या कर रहा है, 2 अणुओं के बीच की दूरी को लिख रहा हूं R से, और 2 अणुओं के बीच की दूरी को भी हम लिखेंगे R0 से। लेकिन इस पे एक कंडीशन है कि इन दोनों एटम के बीच लगने वाला बल 0 है और इसके बीच लगने वाला बल 0 नहीं है। यहाँ देखो, 2 अणुओं के बीच की दूरी को तो R से ही लिखते हैं, लेकिन जब उनके बीच में लगने वाला फोर्स 0 हो जाए तो उस स्थिति में वह एक विशेष कंडीशन हो गया। तो उस दूरी का नाम रख देते हैं अंतर आणविक दूरी और किससे लिखते हैं, R0 से। अभी मैं डिफाइन किया हूँ कि जब R का मान, 2 अणुओं के बीच की दूरी R का मान अगर R0 के बराबर होगा तो इन दोनों के बीच लगने वाला बल 0 होगा। और जब मैं बोला हूं कि 2 अणुओं के बीच की दूरी अगर अंतर आणविक दूरी से बड़ा होगा तो इनके बीच कौन सा बल काम करेगा, आकर्षण बल। अगर 2 अणुओं के बीच की दूरी अंतर आणविक दूरी से छोटा होगा तो कौन सा बल काम करेगा, प्रतिकर्षण बल। क्या मेरी बात समझ में आया? तो अंतर आणविक दूरी R और इन दोनों एटम के बीच कार्य करने वाले अंतर आणविक आकर्षण बल F के बीच एक ग्राफ खींचेंगे। जो आपके सामने ये ग्राफ दिख रहा है, ये ऊपर जो आपके सामने ये F दिख रहा है, ये बनावटी नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक कर दूं, आपको लेके आ जाऊं मैं ब्लैक। ये F से याद रखना, ये O है और नीचे ये ऊपर प्लस F कर दे रहा हूं और नीचे मैं कर दे रहा हूं माइनस F। और 2 अणुओं के बीच की दूरी, सॉरी, ये 2 एटम के बीच की अंतर आणविक दूरी है, इसको लिख दे रहा हूं R0 से। आ रहा है मेरी बात समझ में? गौर करना जरा, बहुत बेहतरीन ग्राफ है ये। और जो ये ग्राफ बना है, ये ग्राफ कुछ ऐसे है। इस ग्राफ को मैं थोड़ा सा
ऐसे कर दूं कि आपको क्लियर दिखे, ये डॉटेड है ऐसे। अब ये चीज़ें समझ में आएंगे। अब जो बातें हैं उसको गौर करो। जो ये बना है प्लस एफ माइनस एफ का मीनिंग देखो। प्लस एफ और माइनस एफ का मीनिंग ये है कि इस ओरिजिन पॉइंट ओ से, यानी इस लाइन से हम ऊपर अगर बढ़ेंगे, ये ऊपर अगर जाएंगे, इस लाइन के ऊपर जाएंगे, तो जो फोर्स होगा वह रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण बल लगेगा। जो ऊपर वाला यहाँ पे जो फोर्स आएगा ये कौन सा होगा? प्रतिकर्षण का। प्रतिकर्षण बल। और इसके नीचे जब आएंगे, यानी इस लाइन से नीचे हो गए, तो कौन सा फोर्स काम करने लगेगा? आकर्षण का, यानी ये आकर्षण बल लगेगा। और जब इस लाइन पे रहेंगे तो देयर आर नो एनी फोर्स, दैट मीन्स इसके बीच लगने वाला बल 0 होगा। गौर करना जरा, मैं थोड़ा सा फोर्स को लेके ये ग्राफ डिफाइन कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, ये ऐसा मान रहा हूँ कि हमारे पास एटम यहाँ पे है, ये एटम यहाँ पे है। तो हम देख रहे हैं जब एटम यहाँ पे है तो मूल बिंदु से इसकी दूरी r0 है। तो आप देखो कि जब ये एटम r0 पर स्थित है, यानी जब ये एटम इस मूल बिंदु से r0 दूरी पर स्थित है, तो आप आओ देखो ये लाइन कहाँ पे आ रही है? 0 पे। इसका मतलब कि इनके बीच लगने वाला फोर्स 0 है। ठीक है, 0 है यहाँ पे। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इस एटम को, अब मैं इस एटम को उठा के यहाँ पे ला दिया। यहाँ पे ये एटम है, अब मैं इसको यहाँ पे ला दिया। तो मैंने क्या देखा कि अब यहाँ से जो ये वाली दूरी आपको ये दिख रही है, ये वाली दूरी आप देखो r0 से ये दूरी बढ़ गया ना। ये भाई आपकी जो दूरी है, ये वाला जो आपकी r0 वाली दूरी है, r0 वाली, वह यहीं तक तो है, यही वाला है। हम देख रहे हैं ये इतनी दूरी बढ़ गया, ये इतना। अब एटम जब यहाँ पे आ गया तो अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये r मान लिए। हमने देखा कि जो r है वह r0 से बड़ा हो गया। तो आप देखो जब ये r0 से बड़ा हो गया, तो आप देखो खुद ही कि हम इस ग्राफ में, हम जो ये ग्राफ खींचे हैं ये मूल बिंदु से नीचे आ गया। यहाँ पे एटम है, जब यहाँ पे एटम है तो मूल बिंदु के नीचे है, तो इसके नीचे कौन सा फोर्स काम करेगा? आकर्षण का फोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि इस ग्राफ से हमें ये पता चल गया कि जब ये एटम यहाँ पे होगा, यहाँ पे, इस समय इस एटम के बीच की दूरी जो r होगी वह r0 से बड़ी होगी। और जब ये r इस r0 से बड़ा हो रहा है तो कौन सा फोर्स काम कर रहा है? आकर्षण। तो यहाँ देखो लिखा भी है कि जब r का मान r0 से बड़ा होगा तो कौन सा बल काम करेगा? आकर्षण। और ये ग्राफ कह रहा है, आपके सामने ये ग्राफ कह रहा है कि जब ये एटम यहाँ पे आ गया, ये एटम आपका जब यहाँ पे आ गया, इस जगह पे जब ये एटम आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे जब एटम आया तो ये एटम के बीच की जो दूरी है वो r0 से बड़ा हो गया। और जब बड़ा हो गया तो हम नीचे हैं, इसके बीच में कौन सा बल काम कर रहा है? आकर्षण पर। अब यही वाला एटम अगर उठ के यहाँ पे चला गया, यहाँ पे, तो अब आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो, ये वाला आप इमेजिन करो कि अब ये एटम के बीच की दूरी ये हो गई। तो जब दो एटम के बीच की दूरी को किससे लिखते हैं? r से। तो अब आप देखो कि जो ये वाला दूरी है, ये वाला अब r0 से ये छोटा हो गया। तो देखो जब ये वाला दूरी इस r0 दूरी से छोटा हो गया, तो हम देख रहे हैं ग्राफ में ऊपर चढ़ गए हैं। तो ऊपर जब चढ़ेंगे तो कौन सा बल काम करेगा? प्रतिकर्षण बल। तो इस ग्राफ से हमको क्या पता चल रहा है कि जब ये ग्राफ सीधी से कह रहा है कि जब अणुओं के बीच की दूरी कम हो रही है तो प्रतिकर्षण बल लग रहा है, और जब अणुओं के बीच की दूरी बढ़ रही है तो कौन सा बल लग रहा है? आकर्षण बल। आप देखो यहाँ से आप आगे बढ़ते जाओ, ऐसे आप आगे बढ़ते जाओ, यही तक की दूरी r0 है ना। हम आगे बढ़ते जाएंगे तो जो भी अब यहाँ से ये वाली जो भी दूरियां मिलेंगी ये सब r से बड़ी होती जाएंगी ना।
तो आप देखो R0 से ये सारी दूरियां, मान लो ये सिर्फ यहीं से यहीं तक की दूरी का नाम है R0 ना। अब मान लो यहाँ से अब यहाँ तक की दूरी, अब मान लो ये वाला जो दूरी है, अब ये वाला दूरी R0 नहीं है, R0 सिर्फ इतनी दूरी है। अब जितना ये बड़ी दूरी लेंगे ये R0 नहीं होगा। आ रहा है मेरी बात समझ में? जितना ये बड़ी दूरी लेंगे ये सब R0 नहीं होगा। दोबारा सुन लो, जितना ये बड़ी दूरी लेंगे ये R0 नहीं होगा, ये सब R0 से बड़ा होगा। तो आप देखो जो भी हम दूरियां ये R0 से बड़ा ले रहे हैं सब के सब ग्राफ में नीचे आ रही हैं। और जब नीचे आ रही हैं तो कौन सा फोर्स काम कर रहा है? आकर्षण का फोर्स, यानी आकर्षण बल। तो वही मैं बोल रहा था कि जब R का मान R0 से बड़ा होगा तो बल कौन सा लगेगा? आकर्षण बल। और ये ग्राफ भी कह रहा है। आ रहा है मेरी बात समझ में? लेकिन अगर वही हम ऊपर जा रहे हैं तो जो R का मान हो रहा है वो R0 से छोटा होता जा रहा है, तो हम ग्राफ में ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। तो ऊपर कौन सा बल काम कर रहा है? प्रतिकर्षण बल। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या मेरी बात समझ में आया? इस तरह से आपको ग्राफ समझने हैं। तो जब भी अंतर आणविक दूरी और बल के बीच ग्राफ पूछेगा तो आपको प्यारा सा ये ग्राफ बना के दिखा देने हैं। ये वाला, ये वाला ग्राफ है। अंतर आणविक बल F और अंतर आणविक दूरी R के बीच का ग्राफ पूछेगा तो आप प्यारा सा ये ग्राफ बना के दिखा देंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई डाउट्स नहीं आएंगे। ये वाला बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मेरे देने से ये सारी चीजें तुम्हें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब देखें इसी टर्मों को मैं थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में डिफाइन करूं। यानी अब मैं अंतर आणविक दूरी R0 और पोटेंशियल एनर्जी U, इसके बीच में ग्राफ खींचूंगा। R0 और U के बीच का ग्राफ क्या होगा? मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी सिस्टम का एटम हो वह अपने एनर्जी के मिनिमम यानी न्यूनतम स्टेट में रहना चाहता है। मान लो यहाँ U पॉजिटिव होगा और यहाँ पे एकदम नीचे आने के बाद यहाँ U कैसा आपका मिलेगा? निगेटिव। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं हम इसको, थोड़ा सा रंग बदल लेते हैं। ये वाला यहाँ U ऊपर है तो पॉजिटिव है और यहाँ U क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, और कोई भी सिस्टम अपनी ऊर्जा के निम्नतम स्टेट में रहना चाहता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो एटम है, ये वाला जो एटम है, ये वाला जो एटम आपको दिख रहा है, ये दोनों एटम अपने ऊर्जा के निम्नतम स्टेट में यानी यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे है तो देखो -U, इसका मतलब इनकी ऊर्जा निम्न है। अब क्या करेंगे? इन अणुओं के बीच की दूरी कम करेंगे, यानी कम करेंगे। तो कम करने के बाद क्या देखेंगे भाई? इन दोनों अणुओं के बीच की दूरी कम करेंगे तो भाई हमारे पास जो भी ऊर्जा था, मैंने इस स्प्रिंग को ऊर्जा दिया, तो मान लो ऊर्जा ऐसे देंगे तब ना इनके बीच की दूरी कम होगी। तो हम देखेंगे, जाहिर सी बात है, कोई स्प्रिंग है, हम इसको ऐसे दबाएंगे तो इसका मतलब मैंने अपनी पोटेंशियल एनर्जी इसको दी, अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गया। तो पहले अगर इसके अंदर ऊर्जा 20 जूल थी तो मैंने दबाया तो हम अपने पास से ऊर्जा दिए हैं इसको, तो 20 5 मिलके कितना हो गया? 25। सपोज मान लो ये हमारे पास ये कॉपी है, इस कॉपी के पास पहले से 25 जूल पोटेंशियल एनर्जी है। अब मैं क्या करूँगा? इस पे बल लगा के इसको ऐसे मोड़ दूंगा। तो भाई बल लगाया तो विस्थापन हुआ और बल और विस्थापन के गुणनफल से कार्य हुआ और मेरे द्वारा किया गया कार्य अब इसमें ऊर्जा के रूप में स्टोर हो गया। तो सपोज मैंने 5 जूल कार्य किया तो इसका मतलब कि इसमें 5 जूल पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा स्टोर हो गई। पहले से 20 थी, 5 मैंने दिया, 25 हो गई। बोलो भाई, तो मैंने क्या देखा कि जब इन अणुओं के बीच की दूरी कम कर रहे हैं तो हम इनकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं? तो हमको ऐसा लग रहा है बढ़ा रहे हैं। तो कैसे पता चल रहा है? हमको ग्राफ भी तो कहना चाहिए, क्योंकि ग्राफ भी कहे कि बढ़ा रहे हैं। तो हम देखेंगे कैसे मैंने बढ़ाया अपनी पोटेंशियल एनर्जी। तो हम कहेंगे जब अणुओं के बीच की दूरी कम करेंगे तब भी इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ाएंगे और जब खींच के फैलाएंगे
तो भी स्थितिज ऊर्जा बढ़ाएंगे। तो ग्राफ को भी कहना चाहिए कि जब हम दबाएंगे तो भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और जब हम फैलाएंगे तो भी बढ़ेगी। तो करके देखो, जब हम ऐसे दबाएंगे तो पता चलेगा कि अणुओं के बीच की जो दूरी r होगा वह r0 से क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो आप देखो अणु यहाँ पे थे, हमने क्या किया, इसको दबा के इनके बीच की दूरी कम किया। तो आप देखो यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी ये थी, ये आपकी r0 थी, अंतर आणविक दूरी थी। अब मैंने क्या किया, अब इनके बीच की दूरी को कम किया, यानी एटम को उठा के यहाँ पे ला दिया। तो हमने देखा कि यहाँ से इस एटम की दूरी अब कितनी रह गई है, सिर्फ r रह गई है ना। तो हमने देखा कि जो ये r दूरी है, ये r जो दूरी है वह r0 से छोटा हो गया, r0 से छोटा हो गया। तो आप खुद देखो, ये कह रहा है ऊपर प्लस u नीचे माइनस u का मतलब ये हुआ कि ये कह रहा है कि अगर नीचे से आप ऊपर बढ़ते जाओगे तो आपकी ये ऊर्जा बढ़ेगी, और ऊपर से अगर नीचे आ गए तो आपकी ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। तो पहले एटम देखो यहाँ पे था, यहाँ पे, और जब हमने इसके बीच की दूरी कम कर दिया तो अब चढ़ के ऊपर आ गया। तो देखो ये नीचे से एटम ऊपर गया है ना, तो जब भी नीचे से एटम ऊपर जाएगा तो इसकी ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। और ये भी कह रहा था कि जब अणुओं के बीच की दूरी कम करेंगे तो ऊर्जा क्या होगा, बढ़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आया? मैंने अणुओं के बीच की दूरी और कम किया, कम करके यहाँ पे ला दिया, सॉरी यहाँ पे अब एटम ला दिया, अब एकदम इतनी कम हो गई। तो देखो आपकी ऊर्जा अब यहाँ से बढ़ के यहाँ पहुँच गई ना। मैंने अणुओं के बीच की दूरी और कम के यहाँ कर दिया लाके, सिर्फ इतनी दूरी रह गई। तो आप देखो अब यहाँ से ऊर्जा बढ़ के यहाँ हो गई। क्या मेरी बात समझ में आया? अब मैंने क्या किया, अब जो अणु था पहले ये r0 डिस्टेंस पे ये अणु था तो अपने ऊर्जा के निम्नतम अवस्था में था ना भाई। अब मैंने क्या किया, अब इस एटम को देखो, अब मैंने इस एटम को उठा के यहाँ पे कर दिया रे भाई। तो अब देखो यहाँ से अब एटम की दूरी इतनी हो गई। तो यहाँ से एटम की दूरी को हम किससे लिखते हैं, r से। आ रहा है मेरी बात समझ में? ये वाला गौर करना जरा। अब मैं क्या किया हूं, ये वाला, कि अब मैं इस एटम को उठा के लाके यहाँ पे रख दिया हूं। क्लियर हो रहा है? तो अब देखिए यहाँ से इस एटम की दूरी को किससे लिख रहे हैं, r से। तो हम देख रहे हैं कि जो भी ये r है, ये वाला जो r है ये बड़ा हो गया है किससे बाबू, r0 से। इसका मतलब ये हुआ कि अब अणुओं के बीच की दूरी बढ़ गई। तो आप देखो पहले ऊर्जा के यहाँ तक, सॉरी पहले ये एटम था तो ऊर्जा के इस स्टेट तक था, यहाँ तक था, यहाँ तक था। आ रहा है मेरी बात समझ में? जब हमने अणु को उठा के यहाँ कर दिया तो अब हम यहाँ पे आ गए। तो आप तब भी देखो, तब भी यहाँ एनर्जी बढ़ी। अब यहाँ से यहाँ चले आए, यहाँ से यहाँ, बोलो क्लियर है? पहले यहाँ थे, अणुओं के बीच की दूरी बढ़ाए तो हम यहाँ चले गए और देखें तो हमारी एनर्जी ऊपर जा रही है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या मेरी बात समझ में आया? यानी जब भी हम अणुओं के बीच की दूरी कम कर रहे हैं तब भी इस ग्राफ पे ऊपर जा रहे हैं, और जब अणुओं के बीच की दूरी ज़्यादा कर रहे हैं तब भी इस ग्राफ में कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम जैसे जैसे अणुओं के बीच की दूरी को कम करते जाएंगे या बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हम ग्राफ में ऊपर चलते जाएंगे। आप खुद ही देख सकते हो यार इस ग्राफ में कि यहाँ r0 यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। मैंने क्या किया, यहाँ r0 से अब बढ़ा के यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया। तो आप देखो जैसे जैसे हम ऊपर करते जा रहे हैं, दूरी बढ़ाते जा रहे हैं, हम इस ग्राफ में ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। अब देखो ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। पहले एटम यहाँ पे था भाई, जब r0 दूरी थी तो एटम हमारा यहाँ पे था। अब मैंने एटम को उठा के यहाँ रख दिया तो पता चला कि इस r0 से ये एटम ज़्यादा दूर हो गया। तो अब देखो ग्राफ में ऊपर चढ़ गया। मैंने एटम को उठा के यहाँ रख दिया, इस दूरी से ये दूरी और ज़्यादा हो गई। मैंने एटम को यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, तो इस r0 दूरी से ये बड़ी दूरी हो गई ना। तो हम क्या देख रहे हैं, ग्राफ में ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब कि इसकी स्थिति ऊर्जा क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। आ रहा है मेरी बात समझ में? और दूरी को आप कम करते जाओ, आप दूरी को कम करते जाओ, तब देखो आप दूरी को कम कर लो, ये आप दूरी को कम कर लो,
ये देखो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये r0 है, r0 है। हमने क्या किया, r0 पर मॉलिक्यूल्स कण यहाँ पे था, मैंने अब क्या किया, इस कण को उठा के यहाँ कर लिया। तो मैंने देखा कि इन कण के बीच की जो दूरी r है वह r0 से कम हो गई। तब भी देखो पहले कण यहाँ पे था तो इसकी ऊर्जा यहाँ पे थी, अब कण को उठा के यहाँ रख के तो यहाँ से उठ के यहाँ चला गया। फिर भी तो ग्राफ में ऊपर जा रहे हैं, और जब भी हम ग्राफ में ऊपर जाएंगे हमारी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। तो मैंने अभी बताया है कि जब बीच की दूरी कम करेंगे तो भी ऊर्जा बढ़ेगी, और बीच की दूरी ज़्यादा करेंगे तो भी ऊर्जा बढ़ेगी। इसका मतलब ये ग्राफ भी कह रहा है बीच की दूरी कम करोगे तो भी ऊर्जा बढ़ेगी, और बीच की दूरी ज़्यादा करोगे तो भी ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। तो जब भी आपको अंतर आणविक दूरी और आकर्षण बल के बीच का अंतर आणविक बल के बीच का ग्राफ पूछेगा तो ये ग्राफ आप बना के दिखा देंगे। ऊपर आप u ले लेंगे प्लस u, ये ऊपर प्लस u और नीचे क्या ले लेंगे, माइनस u, और ये ग्राफ बना देंगे। बोलो कोई डाउट नहीं है। इसको मैंने क्लियरटी यहाँ पे बना रखा है, यहाँ पे, और परिभाषा भी दे रखे हैं। अंतर आणविक दूरी का क्या परिभाषा देंगे, बोलेंगे वह दूरी जिस पर कोई अणु अपने ऊर्जा के निम्नतम अवस्था में रहता है उसे भी हम क्या कहते हैं, अंतर आणविक दूरी। इसका मतलब कि यहाँ पे जो एटम है अपनी ऊर्जा के निम्नतम अवस्था में है। आ रहा है मेरी बात समझ में, दोबारा से देख लो। यहाँ पे जो एटम है, ये वाला जो एटम ब्लैक, ये यहाँ पे जो एटम है ये अपने ऊर्जा के निम्नतम अवस्था में है। तो हम देख रहे हैं जिस समय ये वाला एटम अपने ऊर्जा के निम्नतम अवस्था में है उस समय इसके बीच की दूरी ये है, तो इसी दूरी को हम क्या कहते हैं, r0। तो हम ये भी परिभाषा दे सकते हैं कि वह दूरी जिस पर कोई कण अपने ऊर्जा के निम्नतम अवस्था में रहता है उसी दूरी को हम क्या कहते हैं, अंतर आणविक दूरी। और दूसरी परिभाषा मैं आपको पूरी डिटेल्स में बताया हूँ कि वह दूरी जिस पर दो अणुओं के बीच लगने वाला बल क्या हो, 0, यानी इन दो अणुओं के बीच लगने वाला बल क्या हो, 0 हो, तो उस दूरी का नाम भी क्या होता है, अंतर आणविक दूरी। मेरे देखने से इसमें किसी प्रकार की कोई डाउट्स आपको नहीं होंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद में जस्ट इसके बाद के और जो भी टॉपिक्स हैं इसके बाद की वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल इस चीज़ को आप पूरी डिटेल्स में, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इस चैनल पे जुड़ गए आपको शुरू से लेकर लास्ट तक की सारी फिजिक्स से पूरी डिटेल्स में मिलेंगे, किसी प्रकार की कोई डाउट्स नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। हम अपनी क्लास ओवर कर रहे हैं। थैंक यू।